दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अर्निंग अड्डा के इस चैनल पर। दोस्तों, 2022 की बात करें तो 39 फ्लॉप मूवीज देने के बाद बॉलीवुड की तो ऐसी नाक कटी है कि एक्टर और डायरेक्टर तो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। उनकी हाई बजट फिल्में जैसे शमशीरा, लाल सिंह चड्ढा और पृथ्वीराज वगैरह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है। और वहीं अक्षय पाजी का तो मानो फ्लॉप फिल्मों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ठान लिया हो। पहले बच्चन पांडे, फिर पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, कठपुतली, सेल्फी, इनकी लगातार 6 फिल्में ऐसी पिटी है कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा एक्टर होता ना तो समझो उसका करियर खत्म ही हो जाता। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि न तो इनके पास मूवीज के ऑफर्स में कमी आती है और न ही अपना चार्ज कम करते हैं, और तो और न ही फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद किसी प्रोडक्शन हाउस पर ताला लगता है। तो फिर ये प्रोड्यूसर एक्टर्स को इतनी मोटी रकम देते कहाँ से हैं? तो दोस्तों, असल में सच्चाई ये है कि जिस मूवी को हम फ्लॉप बोलते हैं ना, उससे भी प्रोड्यूसर बम्पर कमाई करता है। लेकिन कैसे और क्या है फिल्मों का बिजनेस मॉडल? आज की वीडियो में हम बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने देखा था कि कोरोना के बाद तो फिल्मों के फ्लॉप होने का सफर तेजी से शुरू हो गया था। एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप मूवीज देखने के बाद तो ऐसा लगता था कि अब बॉलीवुड को ना थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर बॉलीवुड ठहर जाता तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री होने का टेक ना छीन जाता। अब भले ही आपको थोड़ा अपने फेवरेट एक्टर के लिए अफसोस होता हो कि यार उसकी मूवी तो चली नहीं, बेचारों को कितना लॉस हुआ होगा, लेकिन असलियत ये है कि फ्लॉप मूवीज के बिहाइंड भी प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए का प्रॉफिट गिन रहे होते हैं। अरे भाई, लेकिन कैसे? यह जानना तो मेरी तरह आपके लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है। तो दोस्तों, इस साल रिलीज हुई कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की मूवी शहजादा तो आपको याद ही होगी। इस मूवी ने तो इतना बुरा परफॉर्म किया था कि मात्र 3 दिन में से सिनेमा घरों से हटा दिया गया था। अब बात करें इसके बजट की तो फिल्म को बनाने में 63 करोड़ और वहीं प्रमोशन में 20 करोड़ रुपए लगे थे, यानी कि कुल मिलाकर 83 करोड़ का खर्च आया, जबकि इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 38 करोड़ रुपए था। साथ ही अगर हम इंटरनेशनल टिकट कलेक्शन भी मिला दें तो 9 करोड़ रुपए मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रोड्यूसर के लिए ये मूवी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई। वहीं सलमान खान की रेस 3 भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फेल हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियली इसे हिट माना जाता है क्योंकि इसकी जो टोटल कमाई थी ना वो 117 करोड़ रुपए थी। अरे लेकिन कैसे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्मों का सिर्फ टिकट ही कमाई का एकमात्र जरिया नहीं होता है, बल्कि इनके पास कई ऐसे पेड़ होते हैं जहां से पैसों की बारिश शुरू हो जाती है। मैक्सिमम फिल्में मूवी रिलीज होने से पहले ही प्री सेल के जरिए अपना पूरा बजट निकाल लेती हैं, जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स, म्यूजिक राइट्स, OTT प्लेटफॉर्म राइट्स और सैटेलाइट राइट्स शामिल होते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी, पर रिलीज के पहले ही प्रोडक्शन हाउस ने प्री सेल के जरिए अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लिया था। वहीं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी एक डिजास्टर साबित हुई, लेकिन सैटेलाइट बिजनेस से यशराज की पूरी रिकवरी हो गई। प्री सेलिंग का यही तो फायदा है दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिल्म फ्लॉप होने से एक्टर का नहीं, प्रोड्यूसर का नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान होता है। चलिए, अगर अब हम पूरा प्रोसेस देखें तो मूवी कंप्लीट होने के बाद वो 2 तरह से बिकती है। पहला होता है एडवांस और दूसरा MG यानी कि मिनिमम गारंटी। फिल्में कैसे एडवांस में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेची जाती हैं, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर उसके प्रोड्यूसर को 25 करोड़ रुपए देता है, लेकिन फिल्म की कमाई मात्र 20 करोड़ रुपए हो पाती है। तो ऐसे में प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर के नुकसान हुए 5 करोड़ रुपए रिटर्न करना पड़ेगा। वहीं अगर कोई फिल्म MG यानी मिनिमम गारंटी पर बेची जाती है तो इसमें प्रोड्यूसर का फायदा ही फायदा होता है और फिल्म फ्लॉप होने का सारा नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर्स को उठाना पड़ता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर किस बेसिस पर फिल्मों को खरीदता है? आखिर इतनी बड़ी रकम चुका रहा है तो यूं ही बिना देखे किसी मूवी में तो पैसे लगाने से रहा, और इसीलिए फिल्म रिलीज होने से पहले उसे डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाई जाती है। मूवी कैसी लगी, स्टोरी में कितना दम है, एक्टर ने क्या कमाल दिखाया है, पब्लिक इस तरह की फिल्मों को देखना पसंद करेगी कि नहीं।
इन सारी चीजों को एनालाइज करके डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के सामने रेट ऑफर करता है और फिर दोनों की सहमति से एक स्पेसिफिक अमाउंट पर डील फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यह है कि हर बार स्टोरी और एक्टिंग को देखकर ही फिल्में नहीं खरीदी जाती हैं, बल्कि कई सारे केसेस में तो फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, प्रोडक्शन हाउस कैसा है और इसमें किस एक्टर को कास्ट किया गया है, इनके बेसिस पर भी फैसले लिए जाते हैं। अगर बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और सुपर कास्ट है तो कई बार बिना किसी खास विचार के भी फिल्मों को बड़े अमाउंट में खरीद लिया जाता है, क्योंकि स्टार कास्ट से फिल्मों को बज़ मिल जाता है और इसी वजह से ऑडियंस के साथ साथ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भी खींचे चले आते हैं। एक एग्जांपल के लिए देखें तो लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने से आमिर खान को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इसका नुकसान वियाकॉम 18 भुगत रहा है। इनके मेकर्स को पता होता है कि फिल्मों को टेबल प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, बाद में रोने वाला रोएगा। इसीलिए तो दोस्तों, कहानियों में वो मेहनत दिखती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि फायदा तो मिल ही रहा है, फिर क्यों मेहनत करें। और वही काम चोरी अब चल रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाल सिंह चड्ढा में मेहनत नहीं लगी होगी, लेकिन स्टोरी को देखकर तो ऐसा लगता है कि बिना दिमाग के बनाई गई है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टिकट से फिल्म की कमाई कैसे होती है। तो जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर उसे सब डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देता है। अब ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है कि वो अपने इलाके के थिएटर मालिकों को फिल्म का प्रिंट दे ताकि उसे थिएटर में दिखाया जा सके। इसके बाद तय किए गए डेट पर जब फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो जो टिकट की बिक्री से कमाई होती है उसे ही फिल्म का टोटल कलेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, इस टोटल कलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर के मैनेजर पहले हुए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपस में बांट लेते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स की फिल्म के रीमेक और सिंडिकेशन राइट से भी अच्छी खासी कमाई होती है। लेकिन ये सिंडिकेशन राइट्स क्या होते हैं? तो असल में दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, इनको राइट्स बेचकर जो कमाई होती है वो सिंडिकेशन राइट्स का हिस्सा कहलाती है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स भी सिंडिकेशन का ही हिस्सा होती है, जैसे कि स्टार गोल्ड, सेट मैक्स पर फिल्मों को बेचकर जो कमाई की जाती है ना, वो। इसके अलावा YouTube चैनल भी सिंडिकेशन कमाई का एक बड़ा जरिया है और इन सब के अलावा म्यूजिक राइट्स भी सिंडिकेशन राइट्स का एक बड़ा हिस्सा होती है और इससे भी शानदार कमाई की जाती है। इसीलिए तो गानों में काफी ज्यादा एफर्ट्स डाले जाते हैं। बैकग्राउंड डांसर, लोकेशन, ग्राफिक्स, लिरिक्स और कई चीजों का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है ताकि अगर लोग फिल्म से हटकर सिर्फ सॉन्ग्स को ही देख रहे हैं तब भी उन्हें फुल एंटरटेनमेंट हासिल हो सके। इसीलिए तो कई बार मूवीज फ्लॉप होने के बावजूद भी उनके सॉन्ग सुपर हिट हो जाते हैं। आशिकी 2 मूवी तो आपने देखी होगी, वो पूरी की पूरी मूवी गानों की वजह से ही चली थी बस। दोस्तों, बड़े बजट की फिल्मों के लिए अलग अलग म्यूजिक कंपनीज लाइन में खड़ी रहती हैं और ये गानों के लिए प्रोड्यूसर को काफी रकम ऑफर करती है और फिर जो सबसे बड़ा ऑफर करता है उसे ही फिल्म के सॉन्ग्स एंड कंपोजिशन राइट्स बेच दिए जाते हैं। और फिर तो क्या, जिस सॉन्ग पर जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उसके म्यूजिक कंपनी को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। वैसे दोस्तों, जब हम इतने सारे अर्निंग सोर्सेज की बात कर ही रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप को कैसे भूल सकते हैं, जिसके जरिए तो कंपनीज मोटा मुनाफा कमाती है। असल में स्पॉन्सर वो लोग होते हैं जो फिल्म में किसी कंपनी या प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए पैसा लगाते हैं। इसके लिए प्रोड्यूसर और स्पॉन्सर के बीच एक डील साइन होती है कि फिल्म में कहां और कब प्रोडक्ट या कंपनी का नाम दिखाया जाएगा। इन सब ट्रिक्स के अलावा थिएटर प्री बुकिंग से भी फिल्म करोड़ों की कमाई करती है। दरअसल दोस्तों, बड़े स्टार कास्ट की फिल्मों के लिए कई दिन पहले से ही थिएटर में प्री बुकिंग शुरू हो जाती है। बॉलीवुड में सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान जैसे स्टार्स की फिल्में प्री बुकिंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े स्टार कास्ट की फिल्मों को लेकर हाइप क्रिएट हो ही जाती है, जिसकी वजह से प्री बुकिंग में फिल्मों को बड़ा फायदा होता है। अब दोस्तों, थोड़ा और डीप जाने पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर फिल्में प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हुए एग्रीमेंट से ज्यादा की कमाई कर लेती हैं, तो उसका कितना प्रॉफिट किसको जाता है? तो दोस्तों, जब मूवीज एग्रीमेंट में तय की गई कीमत से ज्यादा की कमाई कर लेती हैं, तो उस कमाई को ओवरफ्लो कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए RRR ने रिलीज के पहले ही करीब 500 करोड़ की कमाई कर ली थी और फिल्म का टोटल कलेक्शन लगभग 1100 करोड़ रुपए था। इस ओवरफ्लो की कमाई का कुछ
हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है और वहीं बचा हुआ पैसा प्रोड्यूसर ले जाता है। हाँ, लेकिन किसको कितना अमाउंट या परसेंटेज मिलेगा ये पहले ही एग्रीमेंट में तय कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग दोनों में बंटवारा हो जाता है। अब आपने फिल्मों के कई तरह के अर्निंग सोर्सेज के बारे में तो जान लिया, लेकिन कहां से कितने % का मुनाफा मिलता है ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, एक फिल्म की 50 से 60% बॉक्स ऑफिस से कमाई होती है, डिजिटल राइट से 20% की कमाई हो जाती है, तो वहीं सैटेलाइट राइट से 10% और बाकी के 2 से 3% अलग अलग अन्य राइट से कमा लिए जाते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पर फिल्म हिट हो जाती है तो फिर पूरा डायनामिक ही चेंज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर राइट्स ना एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर फिल्म ने बहुत ही कमाल कर दिया है तो सैटेलाइट राइट्स भी बढ़ जाता है, साथ ही OTT से भी बड़ा अमाउंट ऑफर होने लगता है। और इसके अलावा इन राइट्स के प्राइस को प्रोडक्शन हाउस के फिल्मों की प्रीवियस सक्सेस रिकॉर्ड और स्टार के वैल्यू पर भी डिसाइड किया जाता है। उनके फिल्मों में तो बड़े पैमाने पर ब्रांड्स जुड़ने लगते हैं, जिससे प्रोड्यूसर को भी खर्च बचाने में मदद मिल जाती है और इन सब की वजह से प्रोड्यूसर्स का काफी पैसा बच जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।